यह एक काल्पनिक रचना है। इस फिल्म में प्रस्तुत कहानी, पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई समानता मात्र एक संयोग है। श्रोताओं, टेल्स विद रंजीत में एक बार फिर आप सबों का स्वागत है। पिछली कहानी आखिरी घंटी में आपने सुना कैसे हाई स्कूल की उस नई बिल्डिंग में कुछ ना कुछ रहस्यमयी चीजें अपने आप घटित होने लगी थी। इसी कारण स्कूल का प्यून रामफल मानसिक रूप से विकलांग हो चुका था एवं उसी गांव का व्यक्ति विजय भी ठीक उस स्कूल गेट के आगे अपने प्राणों से हाथ धो बैठा था। अब आगे की कहानी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विजय की असामयिक मृत्यु के बाद से हेडमास्टर साहब अदृश्य शक्तियों के अस्तित्व को पूरी तरह नकारने वाली अपनी थ्योरी में बदलाव करने की दिशा में आगे बढ़ने लगे थे। अब उन्हें लगने लगा था यह सब चीज अभी भी विज्ञान की पहुंच से शायद काफी दूर है। उधर विजय की मृत्यु के बाद गांव वालों ने उस हाई स्कूल को भूथा स्कूल का नाम दे दिया था। शाम होते ही उस ओर अकेले जाने से लोग घबराने लगे थे। अधिकांश गांव वालों के नजर में आधी रात के बाद उस स्कूल से तरह तरह की आवाजें आते रहती हैं। उधर रामफल धीरे धीरे ठीक होने लगा था। कल ही तो उसने पुनः ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आवेदन हेडमास्टर सर के पास भेजवा दिया था। आज ही तो उसे पुनः ड्यूटी ज्वाइन करना है। 9 बजते ही वह साइकिल से स्कूल के लिए निकल पड़ा था। अचानक एक सुनसान रास्ते में उसकी साइकिल खराब हो जाती है। वह उतरकर ठीक करने में लग जाता है। तभी अचानक उसके सामने सफेद साड़ी पहने एक औरत आ जाती है। अचानक वह औरत एक भूतनी में बदल जाती है। डर के मारे रामफल की चीखें निकल गई थी। रामफल उस भूतनी को पहचान गया था। यही तो उस रात जेनरेटर रूम में मौजूद थी। अचानक वह जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगी, इस दूसरी मुलाकात तक तो तू बच गया, लेकिन तीसरी मुलाकात में तू नहीं बचेगा। इस घटना के बाद अब और स्कूल जाने की इच्छा रामफल में नहीं बची थी। डर तथा आशंका के मारे उसकी तबीयत एक बार फिर खराब होने लगी थी। किसी तरह वह अपने घर वापस पहुंच चुका था। डॉक्टरों ने उसे हाई ब्लड प्रेशर का दवा देते हुए कुछ दिन और घर पर ही आराम करने की सलाह दे दी थी। रामफल ने इस घटना के बारे में अपने परिवार वालों को बता दिया था। सभी काफी डर गए थे। इधर पुलिस ने विजय मर्डर केस को सुलझाने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगा दी थी, लेकिन कोई सफलता मिलते नहीं दिख रही थी। इस संबंध में पुलिस ने अभी तक कई आदमियों से पूछताछ कर चुकी थी। इंस्पेक्टर साकेत श्रीवास्तव इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश में लग चुके थे। हेडमास्टर ने इस केस में मदद करने के लिए उन्हें उस रात स्कूल वाली घटना बता दी थी। इंस्पेक्टर ने उस रात वाली सीन को रिक्रिएशन करने का फैसला कर लिया था। आज ही रात ठीक 12 बजे एक बार फिर हेडमास्टर साहब ने स्कूल का गेट खोल दिया था। उनके साथ इंस्पेक्टर साकेत तथा 2 अन्य पुलिस कर्मी भी मौजूद थे। चारों स्कूल के फर्स्ट फ्लोर में पहुंचकर इधर उधर निरीक्षण करने में लग गए थे। एक अजीब तरह की शांति छाई हुई थी। अचानक एक पुलिसकर्मी की चीखें सुनकर इंस्पेक्टर उधर भाग पड़ते हैं। कांस्टेबल अजय पसीने से लथपथ डर के मारे कांप रहा था। उसके भागने की शक्ति भी शायद जवाब दे चुकी थी। वह बोले जा रहा था, वह मुझे मार डालेगी। मैंने उसे रात में यहाँ पर आकर तंग किया है। वह दीवार की ओर इशारा किए बोले जा रहा था। तब तक बाकी दोनों भी वहां पहुंच गए थे। उन लोगों को वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आया था, आखिर ऐसी हालत अजय की क्यों हो गई थी। लगभग 10 मिनट बाद अजय नॉर्मल हो गया था। उसने बताया कि अंदर कोई साया उसे दिखी थी। वह काफी खौफनाक एवं डरावनी दिख रही थी। उसने मुझे मार डालने की धमकी दी है। वह अभी भी अंदर से डरा हुआ था। इंस्पेक्टर ने अजय का भ्रम समझा था। हेडमास्टर साहब भूत के अस्तित्व को अब स्वीकारने की ओर बढ़ने लगे थे। चारों गेट के बाहर आ चुके थे। पुलिस अपनी गाड़ी से जैसे ही निकली, हेडमास्टर साहब भी गेट में ताला लगाकर अपनी मोटरसाइकिल से घर की ओर निकल पड़े थे। हेडमास्टर साहब को रात भर नींद नहीं आई थी।
वे उसी घटना के बारे में सोचे जा रहे थे। वे 4 बजे सुबह के आसपास उठकर ही मॉर्निंग वॉक पर आज निकल चुके थे। अजीब बेचैनी उनके अंदर छाई हुई थी। सुबह 7 बजे के करीब तैयार होकर वे बाहर लॉन में बैठे कॉफी के साथ साथ अखबार पढ़ने लगे थे। कॉफी खत्म होते होते उनका मोबाइल बस उठता है। उन्होंने कॉल उठा लिया था। उधर से इंस्पेक्टर साकेत श्रीवास्तव का फोन था। उनके हाथों से छूटकर मोबाइल गिर चुकी थी। वे मोटरसाइकिल स्टार्ट कर स्कूल की ओर निकल पड़े थे। स्कूल गेट के आगे गांव वालों के साथ साथ लगभग पूरा पुलिस महकमा वहां मौजूद था। हेडमास्टर साहब ने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी थी। गेट के ठीक सामने कांस्टेबल अजय की लाश पड़ी हुई थी। किसी ने उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस पंचनामा बनाने में जुटी हुई थी। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी भी मृत्यु का समय 4 बजे सुबह ही बताया गया था। मृत्यु का कारण दम घुटना बताया गया था। हेडमास्टर साहब ने उस दिन स्कूल छुट्टी की घोषणा कर दी थी। आज फिर स्कूल खुल चुकी थी। हेडमास्टर साहब ने ऊपर वाले ब्लॉक को बंद करवा दिया था। सभी बच्चों का नीचे ही क्लास चल रहा था। ऊपर का ब्लॉक बंद करके सभी का क्लास नीचे चलाना किसी भी शिक्षकों तथा कर्मचारियों के समझ से परे था। आज फिर मनीषा ने अंतिम घंटी बजा दी थी। आज हेडमास्टर साहब अपने घर की ओर न जाकर रामफल के घर की ओर चल पड़े थे। रामफल ने डरते हुए उन्हें पिछले दिनों वाली सारी घटना बता दी थी। साथ ही साथ यह बताना भी नहीं भूला था कि वह भूत उसे तीसरी मुलाकात होते ही मार डालेगा। इस पॉइंट पर आकर हेडमास्टर साहब को अपनी पढ़ी हुई सभी डिग्री बेकार लगने लगती थी। अभी भी रामफल पूरी तरह फिट नहीं हुआ था। आज स्कूल में काफी चहल पहल थी। कल से गर्मी छुट्टी जो शुरू होने वाली थी। इसी लगभग 1 माह की छुट्टी के दौरान हेडमास्टर साहब ने स्कूल में नए सिरे से रंगपेंट करवाने तथा उसके बाद काशी के एक बहुत ही प्रसिद्ध भूत प्रेत से मुक्ति दिलवाने वाले बाबा से पूजा तथा हवन करवाने का फैसला कर चुके थे। लगभग 4 बजे के करीब इस स्कूल को बनाने वाला ठेकेदार एक बार फिर रंगपेंट कराने के बारे में विचार विमर्श करने स्कूल पहुंच चुका था। हेडमास्टर के साथ वह बैठकर बातचीत करने में लग गया था। तभी मनीषा छुट्टी की घंटी यानी आखिरी घंटी बजा देती है। उसके कुछ देर बाद वह घर जाते वक्त हर दिन की भांति आज भी हेडमास्टर साहब से मिलने आ जाती है। वह हाथों में चाय लिए जैसे ही अंदर घुसती है, ठेकेदार की डर के मारे चीखें निकल जाती है। वह चाहकर भी भाग नहीं पाता है। मनीषा चुपचाप उन दोनों के सामने चाय का कप रखकर खड़ी हो गई थी। ठेकेदार पसीने से लथपथ उस गर्मी में भी कांप रहा था। तभी अचानक ऊपर तेज गति से घूमता पंखा खुलकर उसके सर के ऊपर गिर जाता है। वह घायल होकर जमीन पर गिर चुका था। अगले ही पल उसे लेकर एम्बुलेंस सिटी हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ती है। इंस्पेक्टर उसका बयान लेने हॉस्पिटल पहुंच गए थे। ठेकेदार दीवार की ओर डरकर देखते हुए अपना बयान देना शुरू कर दिया था। शायद उसे दीवार में कुछ तो नजर आ रहा था। उसने बताया कि स्कूल का निर्माण करते वक्त उस चाय वाली लड़की मनीषा की जेसीबी से जो कि विजय चला रहा था, धक्के लगने के कारण मृत्यु हो गई थी। उस वक्त वहां पर मैं, विजय तथा वह पुलिसकर्मी अजय भी मौजूद था। अजय मुझसे स्कूल का ठेके दिलवाने के नाम पर 20,000 रुपए लेने आया था। मुआवजे तथा कानून से बचने के लिए हम लोगों ने मिलकर उसी जगह बगल में गड्ढे खोदकर मनीषा को गाड़ दिया था। उस जगह पर अभी स्कूल की बेल लगी हुई है। इतना बोलते बोलते एक हिचकी के साथ वह सदा के लिए शांत हो चुका था। इंस्पेक्टर साकेत ने तीनों की मर्डर वाली फाइलें बंद कर दी थी। हेडमास्टर साहब ने किसी और ठेकेदार से रंगपेंट करवा दिया था। पूजा पाठ के बाद बाबाजी ने बता दिया था, यहाँ किसी प्रकार का कोई साया का निवास नहीं है। आज एक बार फिर गर्मी छुट्टी के बाद हाई स्कूल पुनः खुल गई थी। आखिरी घंटी बजाकर रामफल घर जाने के लिए छुट्टी मांगने हेडमास्टर साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो चुका था।
रामफल को घर जाने की आज्ञा देते हुए सोचने लगते हैं, जो काम कानून नहीं कर सका वो अपना काम मनीषा खुद करके वापस चली गई। हेडमास्टर साहब अदृश्य शक्तियों के अस्तित्व को पूरी तरह नकारने वाली अपनी थ्योरी में अब तक पूरी तरह बदलाव कर चुके थे।